हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लियर? आप सब शायद मेरा इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार की घड़ी अब हुई खत्म। चलिए अपन श्वसन तंत्र में आगे का पोर्शन पढ़ते हैं। बेटा मैं पहले थोड़ा याद दिला दूं कि लास्ट जो क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये बता दिया था कि कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो था वो दाईं तरफ विस्थापित होगा, कौन सी ऐसी अवस्था थी जिसमें वो बाईं तरफ विस्थापित होगा। हमने ये भी बता दिया था कि भ्रूणीय हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधन क्षमता वयस्क के हीमोग्लोबिन की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों होती है ये बात भी हमने कह दी थी, क्योंकि भ्रूण के हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी P50 की वैल्यू जो थी वो वयस्क के हीमोग्लोबिन की तुलना में होती है कम, और P50 की वैल्यू जो होती है, P50 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता उतनी कम होगी। जहां पे P50 की वैल्यू कम होगी वहां पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बंधुता ज्यादा होगी। मेरी बात क्लियर है? अब एक सवाल और दिमाग में है, सर जो हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो ऊंचाई पे जाने पर ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन की बंधुता पे क्या प्रभाव बढ़ता है? ध्यान रखना, जो हम ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाने पर गैस का दाब घटता है, मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटता है। और जब भी ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटेगा, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन की बंधुता घटेगी। तो ध्यान रखना बच्चे, ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? Hb तथा O2 की बंधुता वो क्या होगी बेटा? कम होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि PO2 की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। चले अब सवाल है, सर मान लीजिए एक आदमी सामान्य श्वसन कर रहा है, ठीक है, एक आदमी सामान्य श्वसन कर रहा है। जब वो सामान्य श्वसन कर रहा है तो उस केस में कितनी ऑक्सीजन जो है रक्त सप्लाई करता है? देखिए बच्चे, अगर सामान्यतः बात करके चलें तो सामान्यतः 100 ml रक्त जो होता है वो 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कितने ml? मैंने कहा 100 ml रक्त जो होता है वो कितने ml का? 20 ml O2 का परिवहन करता है। मेरी बात क्लियर है? जब भी पूछे 100 ml रक्त कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, वो करेगा भाई साहब 20 ml का। अब हमने बात की थी कि जो रक्त टोटल 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है वो सारी की सारी ऑक्सीजन ऊतकों को नहीं देता, तो उसमें से कुछ तो देता है और बहुत सारी अपने पास रख लेता है। तो हम ये बात करते हैं कि सामान्य अवस्था में ये जो अपने पास 100 ml रक्त है ये ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन देता है? देखिए मैंने कहा सामान्य अवस्था में 100 ml रक्त ऊतकों को 5 ml O2 देता है। कितने ml देता है बेटा? केवल 5 ml ऑक्सीजन देता है। मतलब ये जो टोटल ऑक्सीजन थी उस टोटल ऑक्सीजन का वो थी 20 ml और उसने 5 ml दे दी, तो 100 ml रक्त के पास, विऑक्सीजनित रक्त के पास भी 15 ml ऑक्सीजन पाई जाती है। मतलब मैं सीधी सी बात करके चलूं तो ये टोटल ऑक्सीजन जो रक्त ले जाता है उसकी केवल 25% O2 देता है। कितनी O2 दे रहा है? 5 ml, और 5 ml का मतलब हुआ बेटा 25% O2। कितने प्रतिशत O2 दे दी? 100 ml 20 ml ले जा रहा था, 20 में से कितनी दे दी? 5 ml, तो कितने प्रतिशत दे दी? 25% ऑक्सीजन दे देता है। तो सवाल था, सर आपने तो यह भी पढ़ा था कि रक्त जो है वो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। बिल्कुल करता है,
रक्त कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, हाँ कि ना। अब सवाल यह था कि रक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा है तो 100 ml रक्त जो होता है वो कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में मुक्त करता है। तो बच्चे हमने कहा कि सामान्य अवस्था में 100 ml रक्त जो होता है वो 4 ml CO2 को फेफड़े में मुक्त करता है। मुक्त करता। बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ के पूछा हुआ सवाल है कि जब भी ऑक्सीजन की बात करके चले तो 100 ml रक्त है वो ऑक्सीजन कितनी देगा ऊतकों को देगा 5 ml ऑक्सीजन। जब बात करके चले कार्बन डाइऑक्साइड की कि 100 ml रक्त कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में लेके जाता है या फेफड़ों में मुक्त करता है, तो ध्यान रखना वो मुक्त करता है बेटा, वो करता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में मुक्त करने का काम करता है। चले भैया, अब सवाल था सर हम बात करके चले कि एक आदमी है, वो आदमी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत ज्यादा क्या कर रहा है बेटा? हमने माना कि एक आदमी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। जब कोई आदमी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उस एक्सरसाइज वाली अवस्था में रक्त कितनी ऑक्सीजन ऊतकों को देता है, बात करते हैं, देखिएगा। हमने कहा कि जब कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा है तो अत्यधिक परिश्रम कर रहा है, तो ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं यहां पे अत्यधिक परिश्रम वाली अवस्था में 100 ml रक्त जो होता है, 100 ml रक्त वो 15 ml ऑक्सीजन को ऊतकों में मुक्त करता है। ध्यान रखना, सामान्य अवस्था में 100 ml रक्त कितने ml दे रहा था? केवल और केवल 5 ml। 100 ml लेके कितना जा रहा था? 20 ml। दे कितना रहा था? 5 ml। मतलब V ऑक्सीजन रक्त में 15 ml बची हुई थी, मतलब 75% बची हुई थी। लेकिन जब हमने करी एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज वाली अवस्था में 100 ml रक्त ने 20 में से 15 ml ऊतकों को दे दी, क्योंकि ऊतक बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, कोशिकाएं बहुत ज्यादा उपापचय क्रियाएं कर रही होती है, तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। ये जो 15 ml है, ये 15 ml ऑक्सीजन जो दी, ये 20 का कितने प्रतिशत हुआ? ये मेरे पास हुआ बेटा 75%। हाँ कि ना? तो मैं कह दूं कि सामान्य अवस्था में 100 ml रक्त केवल 25% ऑक्सीजन ऊतकों को देता है, जबकि कठिन परिश्रम की अवस्था में 100 ml रक्त कितना? 75%, 75% ऑक्सीजन जो है वो ऊतकों को देता है। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल था सर जब भी हम संवातन करते हैं, गैसीय विनिमय करते हैं, तो गैसीय विनिमय करते समय उसका नियंत्रण करना जरूरी है कि कभी तो हम सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, कभी धीरे धीरे लेते हैं। दौड़ लगाया, सांस जल्दी जल्दी लेने लगे, मतलब संवातन की दर, ब्रीथिंग रेट जो थी, श्वसन दर जो थी वो बढ़ गई। जो ही हम रेस्ट में आए धीरे धीरे वो कम होगी। तो ये कौन है जो कंट्रोल कर रहा है? तो हम यही बात करके चलते हैं बेटा कि श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है। चले, ये श्वसन के नियंत्रण वाली जो बात है, जिसमें हम करेंगे कि श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है, ये थोड़ी सी देर में बात करेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। अब ये बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है।
और फिर मैं इससे कुछ बेहतरीन रिजल्ट आपको निकाल के बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको समझिएगा। उसके बाद जो मैं इसके कंक्लूजन निकाल के दूं, केवल वो याद रखने हैं, इतनी बड़ी रिएक्शन याद नहीं रखनी है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं बेटा वो नई हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। देखिए मैंने क्लियरली डायग्राम आपके सामने पहले ही बना रखा, आप समझने पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ऊतक स्तर पे। मैंने यहां पे लिखा है टिश्यू, मतलब हम बात कर रहे हैं ऊतक स्तर पे। चलो मैं आगे। हमको पता है बेटा कि ऊतक के पास धमनियां जो होती है वो धमनियां ऑक्सीजनित रक्त तो लेकर आती है, और सिराएं जो होती है वो भी ऑक्सीजनित रक्त लेके जाती है, हाँ कि ना। तो अब मैंने वो माना कि मेरे पास ये एक रक्त वाहिनी है, इस रक्त वाहिनी में कैसा रक्त लिखा है मैंने, ऑक्सीजनित रक्त है, ऑक्सीजनित रक्त है। तो मतलब ये जो रक्त वाहिनी हुई, ये रक्त वाहिनी मेरे पास क्या हुई बेटा, एक धमनी। ये जो रक्तवाहिनी हुई मेरे पास, ये रक्तवाहिनी क्या हुई, एक धमनी हुई। और हमको पता है कि धमनी में ऑक्सीजनित रक्त बहता है, और ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 mmHg होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40 mmHg होता है, हाँ कि ना। अब हमने मान लिया ये गुलाबी कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया, ये बॉक्स है मेरे पास, ये है हमारी आरबीसी, और इधर ये ग्रीन कलर का जो बना रखा, ये हमारे रक्त का प्लाज्मा वाला भाग है। चले भैया, हमको एक बात और पता है कि रक्त का प्लाज्मा जो होता है, उस प्लाज्मा में NaCl जो है, उस NaCl की सांद्रता होती बहुत ज्यादा, तथा आरबीसी के अंदर है, वो आरबीसी के अंदर KCl की मात्रा NaCl की तुलना में क्या होती है, ज्यादा। मतलब बाहर NaCl ज्यादा और अंदर KCl ज्यादा। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे अब बात करते हैं। मैंने मान लिया ये कोई ऊतक है, हमने कहा कि ऊतक है, उस ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है वो तो है 45 mmHg, जबकि यहां पे कितना था, 40 mmHg। यहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो है 40 mmHg, यहां पे ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजनित रक्त में वो है मेरे पास 95 mmHg। चले तो अब पहले बात करते हैं कि इस ऊतक स्तर पे कौन कौन सी अवस्थाएं होगी, कौन कौन सी अवस्थाएं होगी। बच्चे हमें पता है कि ऊतक में कोशिकाओं में लगातार उपापचय क्रियाएं चलती रहती है, और उपापचय क्रियाएं जो होती है, उन उपापचय क्रियाओं के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा मिलने का रास्ता तो था कि पचित भोजन का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होना चाहिए, हाँ कि ना। जब पचित भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो ऊतकों के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन होगी खर्च। जब ऑक्सीजन खर्च होगी तो यहां पे ऑक्सीजन की सांद्रता घटेगी, और जब ऑक्सीजन की सांद्रता घटेगी तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब दैट इज PO2 है, वो PO2 क्या होगा, कम। तो ध्यान रखना बेटा, ऊतक स्तर पे PO2 जो होता है वो PO2 होता है कम। पहली बात हमने कहा कि PO2 कम हुआ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार खर्च हो रही है। और मैंने जब पहले ही लेक्चर में बताया था कि जब कोशिकीय श्वसन होता है तो उसमें ऑक्सीजन खर्च होती है, और भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। मतलब ऊतकों में जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा। इसलिए PCO2 की वैल्यू दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है, वो भी क्या होगा, ज्यादा। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा। मेरी बात क्लियर है? तीसरी बात, हमको पता है कि कोशिकाओं में लगातार उपापचय क्रियाएं हो रही है। जब कोशिकाओं में लगातार उपापचय क्रियाएं हो रही है तो उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप यहां पे लगातार कार्बोनिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ये सारी की सारी चीजें लगातार बनने लग रही है, लगातार ये चीजें बन रही है। जब मैंने कहा कि यहां पे अम्ल का उत्पादन हो रहा है, अम्ल का उत्पादन होता है, अम्लता, एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने कहा कि यहां पे H+ आयन की सांद्रता, मैंने बोला यहां पे H+ की सांद्रता, वो सांद्रता क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। मतलब यहां पे pH जो है वो pH अम्ल के उत्पादन की वजह से क्या हो रही है, घट रही है। चलो मैं आगे। अब हमको पता है कि सेल में उपापचय क्रियाएं हो रही है, बहुत ज्यादा फूड मटेरियल का ऑक्सीकरण हो रहा है। जब भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है,
हमने बोला था कि एक ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण जब होता है तो उसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस 686 किलोकैलोरी में से अधिकांश भाग उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने का काम करता है। तो मैंने कहा जब टिश्यू लेवल पे उपापचय क्रियाएं बहुत ज्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है यहां पे उष्मा का उत्पादन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जब उष्मा का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहां का टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा? टेम्परेचर क्या होगा बोलो? ज्यादा। तो मैंने कहा ये वो जगह थी जहां पे टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर है ज्यादा। मेरी बात क्लियर है? अब ये कंडीशन ऊतक स्तर पे होती है। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बंधुता को प्रभावित करती है, और मैंने ये कहा था कि जहां पे PO2 होगा कम, PCO2 होगा ज्यादा, H+ की सांद्रता होगी ज्यादा, मतलब pH होगी कम और टेम्परेचर होगा ज्यादा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। किसको तोड़ने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखना, ऊतक स्तर पर एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऊतक स्तर पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए जो कारक होते हैं वो कारक होते हैं कम ऑक्सीजन का आंशिक दाब, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, H+ की सांद्रता का उच्च होना और टेम्परेचर का अधिक होना। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ेगी। अब हमको पता है कि हमारी आरबीसी जो होती है, हमारी जो आरबीसी है वो आरबीसी सर्वाधिक मात्रा में लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। मैंने कहा कि ये जो मेरे पास है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, दैट इज पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा पोटेशियम से जुड़ा होता है, मतलब पोटेशियम हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। तो ये मेरे पास है पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो मेरे पास पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये जो मेरे पास पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने देखा, अरे यार यहां पे तो मेरे लिए विपरीत परिस्थितियां हैं। ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या? बहुत कम, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, H+ की सांद्रता बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो तुरंत के तुरंत ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया एंड टूट के इसने मुक्त कर दी बेटा ऑक्सीजन। क्या मुक्त कर दी? यहां पे इसने मुक्त कर दी ऑक्सीजन। और ये लगभग 97% जो इसके पास ऑक्सीजन थी, ये कितनी ऑक्सीजन थी? ये 97% ऑक्सीजन थी। ये सारी की सारी ऑक्सीजन जो थी, इस सारी की सारी ऑक्सीजन को कभी भी हीमोग्लोबिन यहां पे नहीं भेजता। मैंने कहा था, अब भी बताया था कि 100 ml जितनी रक्त जितनी ऑक्सीजन लेके आता है उसका केवल 25% भाग ही यहां पे जाता है। तो मैंने कहा कि सारी की सारी ऑक्सीजन, मतलब रक्त में उपस्थित सारे के सारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं टूटेंगे, तो केवल कितने टूटेंगे? केवल जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेंगे वो कितने टूटेंगे? लगभग टूटेंगे 22% या मैं कह दूं 25%, जैसा कि मैंने ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के समय पे आपको बताया था। मेरी बात क्लियर है? तो मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास ये ऑक्सीजन आई और ये ऑक्सीजन मुक्त होकर कहां चली गई? ऊतक में चली गई। अब सवाल था कि क्यों गई इधर से इधर? इसलिए गई कि यहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 mmHg, यहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mmHg। और मैंने कहा था कि गैसों का विनिमय सामान्य विसरण के द्वारा होता है उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ। इसीलिए ऑक्सीजनित रक्त से ऑक्सीजन विसरित होकर कहां चली गई बेटा? ऊतकों में चली गई। हाँ कि ना? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो गई तो अब हीमोग्लोबिन यहां पे बचा, वो केवल पोटेशियम हीमोग्लोबिन के रूप में बचा। हाँ कि ना? मेरी बात क्लियर है? मैंने ऐसे ही बोला कि सामान्यतः हीमोग्लोबिन जो होता है वो इसी रूप में पाया जाता है, मैंने अभी तो बोला। चलो, अब था कि ऑक्सीजन तो चली गई लेकिन यहां पे लगातार उत्पन्न हो रही है, वो उत्पन्न हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें जरूरत थी, वो जरूरत ये थी कि किसी भी तरीके से एन के एन प्रकारेण ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये रक्त में जानी चाहिए। अब हमने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीके से होता है। सबसे ज्यादा 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है।
20 से 25% जो होता है वो आरबीसी उसका परिवहन करती है हीमोग्लोबिन से जोड़ के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और 7% लगभग होती है वो रक्त के प्लाज्मा में घुल के जाती है। देखिए हमने बोला यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बनी उस कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% पार्ट जो था वो विसरित होके और आरबीसी के अंदर पहुंच गया। ये लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आरबीसी के अंदर आ गई। हमको पता है कि आरबीसी एक कोशिका है और कोशिका के कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग पानी होता है। हमारी आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के कोशिका द्रव्य का भी लगभग 60% भाग पानी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गई और जाके इस पानी के साथ अभिक्रिया करनी शुरू कर दी। अब ये इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए यहां पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हमारे जितने भी एंजाइम हैं उनमें सबसे तेज अभिक्रिया करता है, इसलिए मैं कहूं कि सबसे तीव्र एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहां पे नहीं होता तो ये अभिक्रिया बहुत बहुत धीरे होती। इस एंजाइम की उपस्थिति की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके निर्माण कर लेती है H2CO3। इस H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इस H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 तथा जल से कार्बोनिक अम्ल बना भी सकता है, और यही एंजाइम जो होता है ये कार्बोनिक अम्ल को CO2 तथा जल में तोड़ भी सकता है। तो मैंने कहा कि यह अभिक्रिया कैसी हुई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई, जहां पे CO2 और जल जो था उसने मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। अब ये जो कार्बोनिक अम्ल था, इस कार्बोनिक अम्ल को तुरंत के तुरंत कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने तोड़ दिया H+ तथा HCO3- में। मतलब यहां पे हाइड्रोजन आयन बने प्लस बाइकार्बोनेट आयन बने। प्लस क्या बने? बाइकार्बोनेट आयन बने। जब यहां पे ये अभिक्रिया हो रही होती है, सेम उसी टाइम रक्त के प्लाज्मा में मैंने बताया था NaCl खूब सारे हैं। रक्त के प्लाज्मा में ये NaCl जो थे, ये NaCl भी टूटने लगते हैं। ये NaCl टूटने लगते हैं और NaCl टूट जाता है Na+ तथा Cl- में। Na+ तथा Cl- में ये टूट जाता है। मेरी बात क्लियर है? फिर क्या हुआ? हमको पता है गुलाबी कलर की लाइन है, ये आरबीसी की कोशिका झिल्ली है। बेटा आरबीसी की कोशिका झिल्ली की एक विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है? कि ये झिल्ली जो होती है ये नेगेटिव जो आयन होते हैं उनके लिए तो पारगम्य होती है, जबकि पॉजिटिव आयंस के लिए अपारगम्य होती है, उन्हें क्रॉस करके नहीं आने जाने देती। हाँ कि ना? तो यहां पे ये मेरे पास H+ था, इसके लिए झिल्ली कैसी हुई? अपारगम्य। लेकिन ये जो मेरे पास बाइकार्बोनेट है, इस बाइकार्बोनेट के लिए क्या हुई? पारगम्य। तो ये बाइकार्बोनेट आयन विसरित होके इस झिल्ली को क्रॉस करके कहां आ गया? ये बाइकार्बोनेट आयन आ गया मेरे पास रक्त के प्लाज्मा भाग में। रक्त के प्लाज्मा भाग में हमें पता है कि यहां पे भी आयंस जो होता है वो आयंस साम्य बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बराबर बराबर होते हैं, और इस आरबीसी के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो बराबर बने होते हैं। जब हमने कहा कि यहां से नेगेटिव आयन जो था वो आरबीसी से चला गया प्लाज्मा में, तो बताओ अंदर नेगेटिव आयन की कमी हुई कि नहीं हुई? हाँ कि ना? नेगेटिव आयन तो कम हो गए और पॉजिटिव आयन हो गए ज्यादा। मतलब अंदर का आयनिक साम्य जो था वो गड़बड़ा गया। अगर हमें उसे आयनिक साम्य को बनाए रखना है तो जितने बाइकार्बोनेट आयन, जितने नेगेटिव आयन आरबीसी से प्लाज्मा में गए हैं, उतनी ही संख्या में नेगेटिव आयन प्लाज्मा से आरबीसी में आने चाहिए। हाँ कि ना? तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए यहां से ये जो क्लोराइड आयन था, ये क्लोराइड आयन कहां आता है? प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आता है। कहां आता है? प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आता है। मेरी बात क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में जाता है और उतनी ही संख्या में क्लोराइड आयन जो है वो कहां जाता है? वो प्लाज्मा से आरबीसी में जाता है। किस लिए जाता है? आरबीसी के अंदर आयनिक साम्य को बनाए रखने के लिए, आयंस को बैलेंस करने के लिए, आयन संतुलन को बनाए रखने के लिए। इसको हम कहते हैं क्लोराइड विस्थापन। इसको अपन बोलते हैं बेटा क्लोराइड
विस्थापन, क्लोराइड विस्थापन, या इसी को अपन बोल देते हैं हैम्बर्गर परिघटना, या इसी का दूसरा नाम है हैम्बर्गर परिघटना। यहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल यह पूछा जाता है कि क्लोराइड विस्थापन जो होता है वो कहां पे होता है। क्लोराइड विस्थापन जो होता है वो टिश्यू के स्तर पर होता है। कहां पे होता है? टिश्यू के स्तर पे होता है। ऊतक स्तर पे हो रहा है, हाँ कि ना? पहली बात। दूसरी, ये क्लोराइड विस्थापन जो होता है वो कब होता है? ये क्लोराइड विस्थापन जब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके रूप में कर रहे होते हैं? बाइकार्बोनेट के रूप में कर रहे होते हैं, तब होता है। मेरी बात क्लियर है? तीसरी बात और पूछ ली जाती है कि क्लोराइड विस्थापन में आयंस की गति किस हिसाब से होती है। क्लोराइड विस्थापन में बाइकार्बोनेट आयन है वो तो आरबीसी से आते हैं प्लाज्मा में, जबकि क्लोराइड आयन जो है वो प्लाज्मा से जाते हैं आरबीसी में। इसको ही बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट इंग्लिश में, या हिंदी में बोलूं क्लोराइड विस्थापन। मेरी बात क्लियर है? अब हुआ क्या, हमने कहा कि बाइकार्बोनेट आयन तो यहां पे चला गया और क्लोराइड आयन अंदर आ गया। ये लीजिए आ गया। चलो आगे की अभिक्रिया क्या हुई हमको पता है। यहां पे अपने पास ये जो था पोटेशियम हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन बेचारा अकेला तन्हा उदास हताश निराश बैठा था, हाँ कि ना? लेकिन इसने यहां पे देखा कि यार यहां पे ये H+ जो है ये H+ हो गया फ्री। अगर ये H+ फ्री रहा तो अंदर जो था वो अम्लता एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ब्लड की पीएच गड़बड़ा सकती है। तो तुरंत के तुरंत ये जो KHB था ये KHB आया और आके इसने इस H+ से अभिक्रिया कर ली। जो ही इसने अभिक्रिया की तो ये हीमोग्लोबिन ने H+ के साथ जुड़ के बनाया HHB। क्या बनाया? HHB। बेटा ये जो HHB है इस HHB को अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनिक अम्ल। ये हीमोग्लोबिनिक अम्ल बन गया और यहां पे K+ मुक्त हो गया। यहां पे क्या मुक्त हो गया? K+ मुक्त हो गया। मुझे पता है ये बाइकार्बोनेट यहां पे गया, इस बाइकार्बोनेट से Na+ जुड़ा था और जुड़ के उसने बना लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट इसी रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा। बट इस बाइकार्बोनेट के बदले में जो क्लोराइड आया था वो अभी तक फ्री बैठा था। जो इस क्लोराइड को फ्री देखा इस K+ ने इस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बना लिया KCl। क्या बना लिया? KCl। मेरी बात क्लियर है, हाँ कि ना? चलो मैं आगे। अब यहां पे KCl बन गया। नॉर्मली ब्लड में खूब सारे आयन से KCl है, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिनिक एसिड है ये यही नहीं रुकेगा। तो अभी अपने को 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाना है, परिवहन करवाना है। वो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आई और उसने आके किससे अभिक्रिया कर ली? इस हीमोग्लोबिनिक अम्ल से अभिक्रिया कर ली। जब इसने इस हीमोग्लोबिनिक अम्ल से अभिक्रिया की तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन के एमीन समूह से आके जुड़ती है। मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था। और ये जो कंपाउंड बना इसी को अपन बोलते हैं बेटा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन मतलब 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके रूप में हो गया? बाइकार्बोनेट के रूप में। लगभग 20 से 25% का किसके रूप में हो गया? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। अभी भी लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड बची है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होती है। तो ये लगभग 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये गई और जाके रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में घुल गई। इस तरह से ये तीन तरीके 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में जिसमें मुख्य था सोडियम बाइकार्बोनेट, 20 से 25% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जो कि हीमोग्लोबिन से जुड़ के हीमोग्लोबिन के एमिन समूह से जुड़ के एंड 7% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहन किया गया। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? तो
अब हमने ये तो बात कर लिया कि इतना काम होने के बाद ये जो यहां पे आया था ऑक्सीजनित रक्त, ये ऑक्सीजनित रक्त अब वी ऑक्सीजनित रक्त में बदल चुका है। मतलब अब क्या होगा, अब वो वी ऑक्सीजनित रक्त जो था वो वी ऑक्सीजनित रक्त जाएगा फेफड़े में, फेफड़े की कूपिकाओं में, किसके लिए, ऑक्सीजनीकरण के लिए। मेरी बात क्लियर है? देखिए अपन आगे बात करते हैं। बच्चे हमने माना कि मेरे पास ये जो है ये फेफड़े की कूपिकाएं हैं, ये फेफड़े की कूपिका है, चले ये फेफड़े की कूपिका है। फेफड़े की कूपिका वाला जो भाग होता है वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है, निर्माण। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है, निर्माण। मैंने बताया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अगर निर्माण होगा तो निर्माण के लिए जो परिस्थितियां थी वो इन सारी परिस्थितियों के विपरीत होनी चाहिए। मतलब टूटने के लिए तो थी कम PO2, ज्यादा CO2, ज्यादा H+ की सांद्रता, ज्यादा टेम्परेचर। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनना है तो बनने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल उनसे उल्टी कंडीशन चाहिए। उल्टी कंडीशन क्या चाहिए कि अपने को PO2 चाहिए ज्यादा, PCO2 चाहिए कम, H+ सांद्रता जो है वो चाहिए कम, मतलब pH जो है वो चाहिए ज्यादा, और टेम्परेचर क्या चाहिए उनकी तुलना में, टेम्परेचर चाहिए कम। ये सारी की सारी जो अपने पास परिस्थितियां हैं, ये सारी की सारी परिस्थितियां वो थी जिनमें ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन की बंधन क्षमता क्या होती थी, ज्यादा। मतलब ये सारी की सारी परिस्थितियां NCERT ने क्लियरली लिख रखा है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। चले, तो ये उपयुक्त परिस्थितियां कहां पे होती है, ये होती है लंग्स की, फेफड़े की कूपिकाओं के स्तर पे, एल्वियोलाई के स्तर पे। और हमको पता है कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, वो होता है 104 mmHg, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है वो होता है 40 mmHg। चले भैया, अब देखिएगा बच्चे, मैंने कहा कि टिश्यू पे जो ऑक्सीजनित रक्त गया था, देखिए ये ऑक्सीजनित रक्त गया था, ये ऑक्सीजनित रक्त अब वी ऑक्सीजनित रक्त में बदल चुका है। कैसे रक्त में बदल चुका है भैया, वी ऑक्सीजनित रक्त में बदल चुका है। और ये वी ऑक्सीजनित रक्त अब फेफड़े के पास आया, कैसे रक्त में बदलने के लिए, ऑक्सीजनित रक्त में बदलने के लिए। हमने एक चीज यहां पे और देखी थी कि जब रक्त वी ऑक्सीजनित हो गया था तो उस वी ऑक्सीजनित रक्त में आरबीसी के अंदर केवल दो चीजें थी, एक तो ये हीमोग्लोबिनिक अम्ल एंड दूसरा ये पोटेशियम क्लोराइड। मेरी बात क्लियर है? और प्लाज्मा के अंदर जो था वो था मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट। मेरी बात क्लियर है, हां कि ना? देखिएगा तो मैंने बोला कि ये जो वी ऑक्सीजनित रक्त है इसमें प्लाज्मा के अंदर ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, चले आरबीसी के अंदर ये रहा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। दूसरी चीज आरबीसी के अंदर था KCl, मैंने मान लिया ये आरबीसी के अंदर रहा KCl। ये मेरे पास वो चीजें थी जो यहां पे पहले से उपस्थित थी। चलो भैया मैं आगे, अब हुआ क्या, हमने कहा कि जो ही ये वी ऑक्सीजनित रक्त पहुंचा फेफड़े की कूपिकाओं के पास, इन कूपिकाओं के पास आया, जो ही रक्त यहां पे आया, मैंने ये कहा था कि जिस गैस की घुलनशीलता ज्यादा होगी उसकी विसरण दर भी ज्यादा होगी। और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता प्राथमिक रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दाब दैट इज PO2 पे निर्भर करती है। और यहां पे PO2 की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा। तो जो ही इस कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन ने यहां पे देखा, ओ माय गॉड, यहां पे PO2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की आंशिक दाब है कम, H+ की सांद्रता है कम, टेम्परेचर है कम। तो ये तो सारी की सारी कंडीशन जो है वो हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन के जुड़ने की अवस्था है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अनुकूलित अवस्था है, हां कि ना? तो इसलिए ये जो मेरे पास था कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ये तुरंत के तुरंत टूट गया, किसमें, हीमोग्लोबिनिक अम्ल में तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। मैंने कहा था जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का वी ऑक्सीजनित रक्त में आंशिक दाब कितना है, 45 mmHg, और यहां पे कितना है, 40 mmHg। तो गैस कहां जाएगी, उच्च दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ, मतलब 45 mmHg से 40 mmHg की तरफ। इस तरह से यहां से लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े की कूपिकाओं में मुक्त हो गई। पहला काम हुआ। चले भैया देखते हैं
नेक्स्ट, अब ये काम हो गया, उसके बाद मेरे पास बन गया ये हीमोग्लोबिनिक अम्ल। क्या बन गया? हीमोग्लोबिनिक अम्ल। ये मेरे पास रहा हीमोग्लोबिनिक अम्ल। हीमोग्लोबिनिक अम्ल जो था ये कार्बन डाइऑक्साइड के अलग होने के बाद दोबारा से टूट गया। टूट के क्या बनाया? इसने H+ आयन बनाए तथा हीमोग्लोबिन बनाया। H+ आयन बनाए तथा हीमोग्लोबिन बनाया। यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपने क्या देखा कि कूपिकाओं के स्तर पर हीमोग्लोबिन टूट के H+ देता है, और जो H+ देता है उसको कहते हैं अम्ल, और जो H+ लेता है उसको बोलते हैं क्षार। देखिए यहां पे ये H+ बना था, इस H+ से आके कौन जुड़ गया था? हीमोग्लोबिन, और इसने बना लिया था ये HHB। हाँ कि ना? तो मैं कहूं कि ऊतक स्तर पे हीमोग्लोबिन H+ को ग्रहण करता है, और जो H+ को ग्रहण करता है वो होता है क्षार। मतलब ऊतक स्तर पे हीमोग्लोबिन किसकी तरह व्यवहार करता है? एक क्षार की तरह, एक बेस की तरह व्यवहार करता है। जबकि कूपिका स्तर पर हीमोग्लोबिन टूट के H+ देता है, और जो H+ देता है वो होता है अम्ल। मतलब हीमोग्लोबिन किसकी तरह व्यवहार करता है? एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। चले भैया, जो ही हीमोग्लोबिनिक अम्ल H+ और Hb- में टूटा, इसके टूटते तुरंत जो हमारे पास प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम बाइकार्बोनेट था, वो भी टूट गया Na+ तथा बाइकार्बोनेट आयन में। Na+ और किस में टूट गया? बाइकार्बोनेट आयन में। ये बाइकार्बोनेट आयन जो थे, ये बाइकार्बोनेट आयन अब प्लाज्मा से दोबारा RBC में जाते। ध्यान रखना, ऊतक स्तर पे कहां गए थे? ऊतक स्तर पे जब बात की थी तो बाइकार्बोनेट ये आयन थे, ये कहां गए थे? RBC से प्लाज्मा में। अब कहां जा रहे हैं? ये वापस अपने घर जा रहे हैं। कहां पे? प्लाज्मा से RBC में। और ये मेरे पास बाइकार्बोनेट आ गया प्लाज्मा से RBC में। जो ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से RBC में आया, तुरंत के तुरंत इससे अभिक्रिया कर ली H+ ने, और H+ से अभिक्रिया की। मैंने बताया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, और इस एंजाइम की उपस्थिति में इन दोनों ने अभिक्रिया करके बना लिया H2CO3। चलो भैया मैं आगे देखिएगा, मैंने यहां पे बोला कि बाइकार्बोनेट यहां से RBC के अंदर गया, तो प्लाज्मा में नेगेटिव आयन की कमी हुई कि नहीं हुई? हाँ कि ना? जब प्लाज्मा में नेगेटिव आयन की कमी हुई तो प्लाज्मा क्या कहता है? भैया तुमने मेरे को बाइकार्बोनेट दिया था, वो अपना वापस ले लिया, RBC से बोलता है, तो तुमने भी तो मेरा क्लोराइड लिया था, तो मेरा वापस दो। मतलब अब ये जो अपने पास पोटेशियम क्लोराइड था, ये पोटेशियम क्लोराइड जो था ये अपने पास अभिक्रिया करेगा इस नेगेटिव वाले हीमोग्लोबिन से। जब इससे अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा KHB, एंड यहां पे क्लोराइड आयन मुक्त हो जाएगा। जब क्लोराइड आयन मुक्त हो जाएगा तो अब जितने बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से RBC में जाएंगे, उतनी ही संख्या में क्लोराइड आयन जो थे वो कहां आ जाएंगे? RBC से प्लाज्मा में। और यहां पे ये क्लोराइड आके अभिक्रिया कर लेगा Na+ के साथ, और दोबारा से बना लेगा NaCl। आप देखिए शुरुआत में यहां पे NaCl ही तो था, हाँ कि ना? तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ऊतक स्तर पर अपने पास हुई थी क्लोराइड विस्थापन, हाँ कि ना? अब क्या हुआ? क्लोराइड विस्थापन का उल्टा। क्लोराइड विस्थापन में तो RBC से बाइकार्बोनेट गए थे प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्लोराइड आए थे RBC में। यहां हुआ उल्टा। क्या हुआ? प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आ रहे हैं RBC में, और RBC से क्लोराइड जा रहे हैं प्लाज्मा में। तो इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स क्लोराइड विस्थापन। रिवर्स क्लोराइड विस्थापन। ध्यान रखना, रिवर्स क्लोराइड विस्थापन जो होता है वो कूपिका स्तर पे होता है, जबकि क्लोराइड विस्थापन जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था बेटा अपने पास ऊतक स्तर पे। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? अब हमने कहा कि यहां पे ये KHB बन गया कि नहीं बन गया, एंड यहां पे इन दोनों ने अभिक्रिया करके बना लिया था H2CO3। अब होता क्या है? ये जो H2CO3 था ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में दोबारा से टूट जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में दोबारा से टूट गया, और टूट के इसने बना लिया H2 + CO2। आप देखिएगा सबसे पहले H2CO3 यहां पे बना था, ये बना भी किससे था? CO2 + H2 से ही बना था,
हाँ कि ना? जब इसने टूट के बनाया H2 प्लस CO2, तो ये H2O तो रह गया, वाटर तो रह गया आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड थी लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में थी। वो बाइकार्बोनेट वाली कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कहां चली गई? वो कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर चली गई बेटा अपने पास, कहां पे? फेफड़े की कूपिकाओं में। कहां चली गई? फेफड़े की कूपिकाओं में चली गई। चले, अब बची हुई ये 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो प्लाज्मा में घुली थी, ये भी विसरित होकर कूपिकाओं में चली गई। यहां तक की बात क्लियर है? अब हमने देखा कि यहां पे हीमोग्लोबिन जो था मेरा वो KHB की फॉर्म में उपस्थित है, और हमको पता है कि इस V ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? 40 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है 45। यहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब है 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का था 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो 45 से 40 की तरफ चली गई। अब ऑक्सीजन की बारी है, मतलब जो 104 mmHg से कहां आए? 104 से 104 mmHg से वो आए इधर 40 mmHg की तरफ। तो हमने बोला कि इधर से लगभग 97% ऑक्सीजन जो थी वो आके हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और जुड़ के बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बची हुई लगभग 3% ऑक्सीजन जो है वो रक्त के प्लाज्मा में घुल जाती है। चले भैया, तो यहां पे अपने पास जो कंक्लूजन निकल के आए वो पहले तो निकल के आए कि क्लोराइड शिफ्ट जो होती है वो क्लोराइड शिफ्ट होती है वो ऊतक स्तर पे होती है। ऊतक स्तर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन के लिए अवस्थाएं चाहिए, PO2 कम, PCO2 ज्यादा, H+ की सांद्रता ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। चले भैया, जबकि एल्वियोलाई स्तर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए चाहिए PO2 ज्यादा, PCO2 कम, सांद्रता कम और टेम्परेचर कम। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? हमने कहा कि कूपिका के स्तर पे हीमोग्लोबिन H+ देता है तो किसकी तरह व्यवहार करता है? अम्ल की तरह। जबकि यहां पे हीमोग्लोबिन जो था वो हीमोग्लोबिन H+ से जुड़ता है तो किसकी तरह व्यवहार करता है? क्षार की तरह। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? तो बच्चे अब अपने बात कर ली कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। अब ये सारे कंक्लूजन के बाद एक बात दिमाग में आती, सर जब आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बताया तो एक एंजाइम का नाम लिया था जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो CO2 तथा H2O से कार्बोनिक एसिड बना रहा था और फिर उस कार्बोनिक एसिड को H+ और बाइकार्बोनेट में तोड़ रहा था। ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, मतलब दोनों साइड चलने वाली अभिक्रियाएं हैं। वो काम कौन कर रहा था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में बात करता हूं। बच्चे मैंने बताया था कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जितने भी अब तक खोजे गए एंजाइम हैं उनमें सबसे तेज अभिक्रिया की रेट को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला एंजाइम है, मतलब सबसे तीव्र एंजाइम है। ये मेरे पास है, ये अपने पास है सबसे तीव्र एंजाइम। सबसे तीव्र एंजाइम। अब अगर रक्त के केस में बात करके चलें तो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है ये आरबीसी में भी पाया जाता है और रक्त के प्लाज्मा में भी पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में इसकी सांद्रता होती है बहुत ज्यादा, जबकि रक्त के प्लाज्मा में ये सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। तो अपन लिख दें आरबीसी में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, अगर बात करके चले प्लाज्मा में तो मैंने बताया जबकि प्लाज्मा में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं आपको दो प्रभाव के बारे में बात करता हूं, एक बोर प्रभाव क्या होता है एंड दूसरी में बात करता हूं आपसे वो हेल्डेन प्रभाव के बारे में बात करता हूं। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, अपन यहां बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं यहां पे बोर प्रभाव के बारे में। बच्चे बोर नाम का एक वैज्ञानिक आया,
उस वैज्ञानिक ने क्या बताया? उस वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब ऑक्सीजनित रक्त ऊतकों तक पहुंचा तो उस ऑक्सीजनित रक्त में उपस्थित था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो उसने कहा कि ऊतक के पास जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके ऑक्सीजन देता है। बोला क्यों देता है? बोला कि वो ऑक्सीजन इसलिए देता है क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, या मैं कह दूं कि PCO2 की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। इसी प्रभाव को बोल दिया बोर प्रभाव। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि CO2 की अधिक सांद्रता या मैं कह दूं कि जहां PCO2 होता है ज्यादा, उस सांद्रता पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर O2 देता है। टूटकर क्या देता है? O2, दैट इज ऑक्सीजन मुक्त करता है। चले, ये किसने बताया था? बोर प्रभाव में। और मैं एक बात और आपको बता चुका हूं कि जहां पे CO2 की सांद्रता अधिक होगी PCO2 ज्यादा होगा। जब PCO2 ज्यादा होगा उस केस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किधर जाएगा? दाईं तरफ। किधर जाएगा? दाईं तरफ। मेरी बात क्लियर है? चलूं मैं आगे। नेक्स्ट दूसरा प्रभाव है मेरे पास, वो अपने पास है बेटा हेल्डेन प्रभाव। दूसरा प्रभाव मेरे पास हेल्डेन प्रभाव। हमने एक चीज अभी बात की थी, वो बात की थी कूपिकाओं स्तर पे। मैंने कहा था कि कूपिकाओं के स्तर पे, किस स्तर पे, जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अलग होके कहां मुक्त हो गई थी बेटा? वो मुक्त हो गई थी अपने पास, वो अपने पास मुक्त हो गई थी फेफड़े की कूपिकाओं में। चले, तो मैं ये कह दूं कि हेल्डे नाम के वैज्ञानिक ने नोट किया कि जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, या मैं कह दूं कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, वहां पे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो था वो टूट के कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गई किस में से? मुक्त होके कहां गई? फेफड़े की कूपिकाओं में। किस में से मुक्त होके गई? विऑक्सीजनित रक्त में से। तो सीधी भाषा में मैं बात करके चलूं, सीधी बात, नो बकवास। अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह दूं कि विऑक्सीजनित रक्त से CO2 का मुक्त होके फेफड़े की कूपिका में जाना, उसको कहते हैं हेल्डेन प्रभाव। हां कि ना? तो मैंने कहा यहां पे कि विऑक्सीजनित रक्त से CO2 का विस्तृत होकर फेफड़े की कूपिकाओं में जाना हेल्डेन प्रभाव कहलाता है। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? अब बेटा ये श्वसन तंत्र वाला जो चैप्टर था ये लगभग खत्म होने वाला है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट से पोर्शन बचे हुए हैं। एक तो श्वसन का नियंत्रण वाला, दूसरा श्वसन में जो विभिन्न प्रकार के आयतन और क्षमताएं थी वो वाला, तीसरा 2-3 श्वसन से रिलेटेड जो रोग थे उनके बारे में बात करनी है। मतलब अगले वाले लेक्चर में हम लगभग इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। मेरी बात क्लियर है? तो अगले वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है। मिलते हैं अपन सब अगले लेक्चर में इतनी सारी और बातें जानने के लिए। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।